अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो। देखें, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था क्रेब साइकिल, यानी कि अमल तनफ़ुस रेस्पिरेशन को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब बारी है अगले पॉइंट की, जो कि उसी टॉपिक के अंदर है, जिसे हम कहते हैं खलवी तकसीम, यानी कि सेल डिवीज़न। अब ये जो सेल डिवीज़न है, खलवी तकसीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है उनका वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें स्टार्ट टू एंड, नोट्स बनाएं, जो डायग्राम्स बना कर दे रहा हूँ वो डायग्राम बनाएं। टोटल खलवी दौर के अंदर यानी कि सेल साइकिल के अंदर जो है वो क्या क्या आता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेक्चर नंबर 1 आज के वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो नोट्स साथ में डेफिनेटली बनाएं, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, जो सेल डिवीज़न होता है वो किस इससे होता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना, इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। सेल डिवीज़न यानी कि डिवाइड, सेल यहाँ पर डिवाइड होगा, एक सेल से कई सेल्स बनेंगे, एक खलिए से कई खलियात बनेंगे। अब इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या है, देखें, जब हम रियाजी पढ़ते हैं यानी कि मैथ्स पढ़ते हैं, तो उस वक्त के अंदर अगर कोई चीज़ डिवाइड होगी, है ना, मैथ के अंदर अगर कोई चीज़ क्या होगी, डिवाइड होगी, जिसको हम कहते हैं तकसीम होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैथ्स में, रियाजी में वो चीज़ घटती है, कम होती है। मगर बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, देखो, अगर हम बात बायोलॉजी की करें तो बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। बायोलॉजी में मामला उल्टा हो जाता है कि बायोलॉजी इज़ दी ओनली साइंस वेयर डिवीज़न इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन। बायोलॉजी ऐसा साइंस है जहाँ पर डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो यहाँ सेल डिवाइड होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, देखते हैं इसको आज अच्छे से और समझते हैं सेल डिवीज़न को। ठीक है, तो सेल डिवीज़न जो होता है वो होता है सेल साइकिल की हेल्प से। सेल डिवीज़न जो होगा वो होगा सेल साइकिल से। ठीक है, अब कोई भी फिनोमेना जो रिपीटिंग मैनर में कंटिन्यूसली चलता है उसे हम साइकिल कहते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर सेल साइकिल होता क्या है, देखो, यहाँ पर सेल साइकिल को हमें अब समझना है। सेल साइकिल की डेफिनेशन कैसी होंगी, जिसको उर्दू के अंदर जो है वो हम खलवी दौर कहते हैं। खलवी दौर, दोनों चीज़ें मैं साथ में इंग्लिश और उर्दू दोनों में बोलता जाऊंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और उर्दू मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए जो है ये काम में आ जाए। देखें, यहाँ पर जो खलवी दौर होता है यानी कि सेल साइकिल होता है, उसको हम कैसे समझेंगे यहाँ पर कि द स्टेप वाइज इवेंट्स which occurs in a life of cell is called as cell cycle। ठीक है, स्टेप वाइज की जगह आप दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं, द सिक्वेंशियल इवेंट्स, है ना, सिक्वेंशियल इवेंट्स विच ऑकर्स इन अ लाइफ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल। अब इसी को उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर इसकी तारीफ कुछ ऐसे हो जाएगी कि एक खलिए के जिंदगी में होने वाले तमाम सिलसिलेवार मरहलों को खलवी दौर कहते हैं। मतलब एक खलिए की ज़िंदगी में होने वाले तमाम सिलसिलेवार जितने भी मरहले हैं, उन तमाम मरहलों को हम खलवी दौर कहते हैं। अब ये जो खलवी दौर है वो होता कैसे, कौन कौन से इसमें आता है, कौन कौन से स्टेप्स है, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। देखो, खलवी दौर को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर देखो, हमें जो है वो सेल साइकिल जो है वो अलग अलग 2 मेन स्टेप में मिलेगा, और उसके फिर अलग अलग स्टेप्स होंगे या फिर मरहले होंगे या उसके जो है वो फेजेज़ होंगे। अगर सेल साइकिल को हम ऐसे बनाते हैं, समझ लीजिए ये एक साइकिल में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। देखो, ये हो गया यहाँ पर इसका सेंटर, देन इसको हम डिवाइड कर लेंगे कुछ ऐसे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है इसको बोला जाएगा एम फेज, यानी एम मरहला, यानी खलवी दौर का मरहला। और यहाँ पर जो दूसरे हैं ये जो है इसको बोला जाएगा G1 फेज, इसको बोला जाएगा दैट इज द S फेज, और इसको बोला जाता है G2 फेज। और कंबाइनली अगर हम देखते हैं यहाँ से लेकर, तो ये जो पूरा है यहाँ तक,
मतलब G1, S और G2, इस पूरे बड़े से फेज को बोला जाता है इंटरफेज। ठीक है, मतलब खलवी दौर के अंदर ये दो अहम हिस्से हो गए, एक हो गया एम फेज और दूसरा हो गया इंटरफेज। अब इस खलवी दौर को ही हमें मुकम्मल तौर पे समझना है जीवन। और एक ऐसा फेज होता है जो खलवी दौर को यानी खलिए को तकसीम होने से रोक देता है। अब ऐसी कंडीशन में सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा, खलिया जो है वो तकसीम नहीं होगा। तो उस कंडीशन को यानी उस फेज को अगर हम सेल साइकिल से बाहर निकाल दें तो उसे कहा जाता है G0 फेज और G0 फेज। That means now cell is not able to divide. If the cell goes into the G0 phase after the M phase, then that cell will not divide. आगे वो खलिया जो है वो तकसीम नहीं हो पाएगा अगर वो G0 फेज में एंटर हो जाता है। तो अब ये जेनेटिकली डिसाइडेड होता है कि कौन से खलिए को कब G0 फेज में जाना है और कब तक तकसीम होना है। ठीक है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि देखो जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी का। 12th में हम उसको पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं उसे, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इजी भी है और हार्ड भी है। समझ में आ जाए तो बड़ा इजी है और अगर ना समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। अब ये हो गया G0 फेज, मतलब कि हमारा जो सेल साइकिल है उसके पास अलग अलग ये सारे मरहले और इन्हीं मरहलों को एक खलिए की पूरी ज़िंदगी में होने वाले ये तमाम मरहले, ये सारे फेजेस, इसी को तो हम कहते हैं सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल जो है हमारे पास, उस सेल साइकिल के अंदर जो है वो हमें दो मेन फेजेस मिल रहे हैं, है ना। नंबर 1 फेज जो हो रहा है वो इंटरफेज, ठीक है। और नंबर 2, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें उर्दू वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात ये रहेगी कि आप उर्दू के अंदर आपकी जो टेक्स्ट बुक की टर्मिनोलॉजी है उसको आप याद कर सकते हो, वैसे समझने के लिए आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से ही जाना पड़ेगा। इंटरफेस को क्या कहते हैं, अब जैसे कि आराम का मरहला वगैरह ऐसा कुछ, अगर हम उसका लग़वी मानी करेंगे या लग़वी ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा उसे अंग्रेज़ी के अंदर समझने की कोशिश करें। अदरवाइज़ आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश करूँगा मैं थोड़ी बहुत वजाहत करने की, वैसे तो बहुत सिंपल हिंदी के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। अब साथ में जो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना उसको प्रॉपरली साथ में लिखें, या फिर पूरा वीडियो देखने के बाद आराम से फिर से वीडियो को ये करके या रुका कर वहाँ पर या स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से वीडियोस उसके नोट्स बनाएं। तो इंटरफेज हो गया और दूसरा हो गया एम फेज, ठीक है। मतलब एक हो गया इंटरफेज और दूसरा हो गया एम फेज, ठीक है। अब ये जो इंटरफेज होता है, इस इंटरफेज में ही हमें और 3 फेजेस मिल रहे हैं, है ना। इंटरफेज के अंदर हमें मिल रहा है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और वहीं अगर हम आते हैं कहाँ पर, M फेज पर, तो M फेज के अंदर भी हमें 2 टाइप का सेल डिवीजन मिलेगा। एक तरफ हमें मिलेगा माइटोसिस, एक तरफ मिलेगा माइटोसिस और दूसरी तरफ मिलेगा हमें मियोसिस, ठीक है। एक तरफ माइटोसिस और दूसरी तरफ मियोसिस, ऐसे 2 टाइप के जो है वो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, दैट इज दी एम फेज, यानी कि सेल डिवीजन के हमें 2 टाइप मिलेंगे यहाँ पर, माइटोसिस एंड मियोसिस। थोड़ा सा आते हैं और एम फेज को समझते हैं। पहले आज इंटरफेज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एम फेज पर आएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दैट इज दी इंटरफेज। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा इंटरफेज, ठीक है। अब इंटरफेज जो है इसको आराम का मरहला वगैरह आप बोल सकते हो उर्दू के अंदर, मगर देखें इंटरफेज को जो है वो एक दूसरा नाम यहां पर दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज द रेस्टिंग फेज, यानी आराम का मरहला। अब इसे रेस्टिंग फेज क्यों कहा जाता है आगे हम समझेंगे। देखो अब ये जो इंटरफेज होता है तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब खलवी दौर का सबसे बड़ा मरहला, ठीक है। मतलब जो खलवी दौर है उसका सबसे बड़ा मरहला जो है वो होता है दैट इज द इंटरफेज। इंटरफेज जो है वो सबसे बड़ा मरहला, यानी कि अगर कंसिडर करते हैं हम कि एक 24 घंटे के अंदर अगर एक खलवी दौर होता है, एक सेल साइकिल होता है, तो 23 घंटे तो सिर्फ इंटरफेज ले लेगा और बाकी के 1 घंटे में मेन जो सेल डिवीजन होता है वो होगा। अब कैसे, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर मैं अलग से हाईलाइट करके लिखूंगा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कैसे होगा, दैट इज दी इट इज
द रेस्टिंग फेज बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। मतलब उर्दू के अंदर अगर हम इसे क्या होंगे तो ये आराम का मरहला होता है मगर सबसे ज़रूरी मरहला होता है। देखिए दोनों चीज़ें कैसे मुतजाद लग रही है ना, एक दूसरे के अपोजिट लग रही है ना, कि रेस्टिंग फेज है, आराम का फेज है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसको हम आम अगर मोटी अकल से समझे तो क्या हो रहा है कि आराम कर रहा है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। मतलब आराम करते हुए कैसे इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, सीधी सी अकल नहीं मानती इस बात को, मगर इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कैसे। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम समझ लीजिए कि 10th ऑफ मार्च को आपका लास्ट पेपर है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि 10 मार्च को जो है वो आपका आखिरी एग्जाम जो है वो 10वीं का ख़त्म होता है सभी का, और 15 मार्च 15th ऑफ मार्च को आपके यहाँ पर कोई किसी बोलते हैं ना फैमिली के यहाँ पर, या आपके भाई की, बहन की, या आपके रिलेटिव की, किसी की वहाँ पर शादी है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि 10 तारीख को जब आप थके हार के सारे पेपर वगैरह को ख़त्म करके जब आएगे और रेस्ट करोगे, बैठोगे, आराम से लेटोगे, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? 10 तारीख को तो आपने ख़त्म कर दिया, बट अब 15 तारीख का प्लानिंग आपके दिमाग में चलेगा, है ना, क्या करना है, कैसे करना है, वेडिंग को क्या है, कौन सी तैयारी करनी है कि नहीं। बॉयज़ का तो चलो समझ में आता है कि उतना कुछ होता नहीं है, मेन जो मुद्दा होता है बॉयज़ का वो खाने पे होता है कि नहीं, शादी के अंदर। लड़कियों का बड़ा होता है ना, सारी चीज़ें मैचिंग करनी होती है, पता नहीं और कौन कौन सी प्लानिंग कर लेते हैं, हर चीज़ जो भी होता है वो क्या कहते हैं उसे, 16 श्रृंगार, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिमाग में चलती रहती है ना, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वो करना है। लड़कों को तो बेचारों को वैसे भी अगर घर की शादी है तो बस उनको तो एक कहते हैं ना फ्री का नौकरी मिल जाता है, ऐसे काम लेते हैं उनसे। लड़कियों को कोई काम नहीं करने पड़ते हैं घर की शादियों में, जनरली बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये आपके दिमाग में चलेगा कैसे उसकी प्लानिंग करनी है। अगर वो प्लानिंग ना करोगे तो एंड मोमेंट पर जो है वो आपका मामला फेल हो जाएगा, है ना। जो आप करना चाहते तो वो नहीं होगा, मतलब वो प्लानिंग कर रहे हो आप, मतलब मेन इवेंट जिस दिन रहेगा उससे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, भले ही हम वो मेन इवेंट को टाइम है बट वहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं। तो वैसी ही प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है ना, पूरी सारी चीज़ों की, ड्रेसअप वगैरह, इन सारी चीज़ों की पूरी अगर प्लानिंग करोगे तो मेन इवेंट के दिन हम सही तरीके से उसको एंजॉय कर पाएंगे। लाइकवाइज यहाँ पर भी वैसे ही होता है, सेल डिवीज़न के लिए सारी तैयारियाँ की जाती है कि भाई अब सेल डिवीज़न आने वाला है, चलो ये चीज़ें बनानी है, तो वही चीज़ें यहाँ पर की जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस एग्जाम्पल से मैं समझा पाया हूँगा कि ये रेस्टिंग फेज़ है फिर भी इंपॉर्टेंट फेज़ है। ओके, आपको समझ में आया है, आ ही गया होगा। चले फिर आगे बढ़ेंगे अब हम कि ये फेज़ के अंदर कौन कौन से होते हैं। अब इस फेज़ के अंदर जो है वो यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं, जिसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दूंगा रिलेटेड टू द 10th, है ना, 10th से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको जो है वो थोड़ा सा कंक्लूड करके समझा दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। वरना बहुत सारी चीज़ें अगर आप नीट के लेवल पे पढ़ाना हो तो काफ़ी डिटेल में सेल साइकिल होता है और बड़ा मज़ा भी आता है उसको पढ़ाने में, पर अभी उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ना ही आपकी और ना ही मेरी। अभी आते हैं देखो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर, दैट इज़ दी इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस में जो है वो पहले आता है G1 फेस, उसके बाद आता है S फेस, और उसके बाद आता है लास्ट में G2 फेस। ठीक है, ये 3 फेजेस के अंदर है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, बड़ा लंबा चलने वाला है, सारी तैयारियां इसमें होगी। अब कौन कौन सी तैयारियां होती है उसको 1 बाय 1 समझते हैं। पहली बात तो देखो, जो यहां पर इसको बोला जाता है फर्स्ट गैप फेज, ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट गैप फेज, या इसका दूसरा नाम है प्री माइटोटिक और मियोटिक फेज। ठीक है, देखो अगर हम डायग्राम पे आते हैं तो ये क्या है, इस माइटोसिस या मियोसिस के पहले आ रहा है, यानी यहां पर देखो ये पहले आ रहा है, प्री सॉरी फॉर दैट पोस्ट माइटोटिक, क्योंकि ये जो है वो क्या आ रहा है यहां पर उसके बाद आ रहा है। ये फर्स्ट गैप फेज हो गया है, दिस इज द फर्स्ट गैप फेज। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी फॉर दैट।
और ये इसको फर्स्ट गैप फेज बोला जाएगा। देन उसके बाद पोस्ट एम फेज, शॉर्टकट में लिख देंगे हम पोस्ट एम फेज, क्योंकि देखो अगर हम डायग्राम में आते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये इस एम फेज के बाद आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी पोस्ट माइटोटिक और मियोटिक और पोस्ट, यानी एम फेज के बाद आने वाला मरहला, क्योंकि एम फेज हो जाएगा उसके बाद G1 फेज आएगा, तो ये एक उसका नाम है, दैट इज दी पोस्ट माइटोटिक फेज। यानी कि अब इसको उर्दू में आप लोग आराम से ट्रांसलेट कर देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखकर। अब डबल डबल लिखने के लिए यहाँ जगह नहीं है, ऑलरेडी थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, देखा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको पोस्ट एम फेज या खलवी जो दौर होता है, मेन दौर, उसके बाद के मरहले को हम इसको कहते हैं फर्स्ट गैप फेज। देन लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के अंदर भी सबसे लंबा फेज है, इंटरफेस के अंदर भी अगर सबसे बड़ा कोई फेज है तो वो है G1 फेज। देन उसके बाद आएगा, दैट इज इसके अंदर क्या बनेंगे, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन, सॉरी स्पिंडल प्रोटीन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। DNA को डबल करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं, जो प्रोटीन्स लगते हैं, जो रॉ मटेरियल लगता है DNA की रेप्लिकेशन करने के लिए, जो आने वाले फेज में होने वाला है, तो इसीलिए यहां पर वो सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स यहां पर बनते हैं। उसके बाद आता है S फेज, इसी को बोला जाता है सिंथेटिक फेज, S फॉर सिंथेटिक, इट इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक फेज। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है, देखो इन दिस फेज, इस मरहले में, इन दिस फेज DNA replication takes place, DNA replication takes place, मतलब जो DNA का अमाउंट है, जो DNA का ओरिजिनल अमाउंट है वो 2x हो जाएगा। मतलब जितना DNA उस सेल में प्रेजेंट था वो डबल हो जाएगा, क्योंकि आगे जाकर उसे क्रोमोसोम डिवाइड करने हैं ना। माइटोसिस में आपको समझाऊंगा मैं मसावी खलवी तकसीम और गैर मसावी खलवी तकसीम, माइटोसिस एंड मियोसिस, उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि चीज़ें कैसी होती। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है, ये DNA इसमें डबल हो जाएगा। डबल होने के फायदे हम माइटोसिस और मियोसिस में समझेंगे। देन उसके बाद में आ जाता है G2 फेज। अब इसको बोला जाता है सेकेंड गैप फेज, सेकेंड गैप फेज, मतलब ये दूसरा गैप है, दूसरा रेस्टिंग फेज है। देन इसको बोला जाता है दैट इज द प्री माइटोटिक और मियोटिक फेज, ठीक है। अगर ये थोड़ा समझ में ना आए लिखते वक्त तो थोड़ा मेरे बोलने पर ध्यान देना, ओके। तो इसको प्री माइटोटिक या प्री मियोटिक या माइटोटिक फेज यानी प्री एम फेज, क्योंकि देखो डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये देखो इस एम फेज के जो है वो पहले आ रहा है, ये पहले है, ये प्री है और ये पोस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है, देखो यहां पर, अब ये इतना बड़ा नहीं है, G1 जितना जो है वो बड़ा फेज नहीं है, तो यहां पर क्या होता है, इन दिस फेज, इस मरहले में क्या होता है, स्पिंडल प्रोटीन, स्पिंडल प्रोटीन, देखो जो स्पिंडल फाइबर बनने वाला होता है, जो क्रोमोसोम को आगे जाके खींचेगा, तो वो स्पिंडल प्रोटीन जो है वो इस फेज के अंदर बनेंगे। मतलब सीधा सीधा है कि जो मेन सेल साइकिल होने वाला है, जो माइटोसिस या मियोसिस होने वाला है, तो उसकी सारी तैयारी इस इंटरफेज के अंदर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है दैट इज द रेस्टिंग फेज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। उसके ये 3 स्टेजेस, चेक पॉइंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड 11th के अंदर आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आप इसका अगर आप बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो इसके आगे का जो वर्जन आएगा वो आपको बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जिसको भी ये टॉपिक समझ में आया है, अब वो आप जाएँ नोट्स में और आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ें, दूसरा कोई आपके पास बुक हो उससे पढ़ें, डाउट्स देखें, इस पर MCQ सॉल्व करें। MCQ सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। जाएँ व्हाट्सअप के AI में या किसी भी AI में जाइए, वहाँ प्रिपेयर कीजिए, 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, कितने सिर्फ इंटरफेस तक, तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक आपको कितना समझ में आया। आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से कोई हेल्प हुई तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी कर ले प्रेस, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट बेसिकली उनको ये शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले उनको कुछ टॉपिक्स पता चल जाए। जितने भी मैं टॉपिक्स डालूंगा तो हो सकता है एग्ज़ाम से उनका कुछ फ़ायदा हो जाए,
ठीक है, यही जो है वो हमारे लिए नेकी बन जाएगी। ठीक है, आने वाले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे एम फेज की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस। पूरे वीडियो में हम पूरा कंप्लीट माइटोसिस डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको अच्छे से समझेंगे। तब तक जो है वो इंटरफेस के बारे में अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी से दुआ की दरख्वास्त है।